स्टोरीज। बड़े बोल ना बोलें। सुधीर सीमापुर नाम के गांव में रहता है, जो अपनी वाहवाही गांव वालों के मुंह से सुनने के लिए हमेशा आगे रहता था और अपनी बड़ाई करवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। एक दिन वो अपने दो दोस्त रमेश और माधव के साथ बात कर रहा होता है कि तभी माधव कहता है, अरे तुम दोनों ने सुना, वो लल्लन है ना, उसने नया बेड लिया है और वो बेड बहुत ही शानदार है। मैंने अब तक पूरे गांव में ऐसा बेड नहीं देखा है। बहुत पैसे लगे होंगे उसमें। हाँ हाँ, लल्लन का बेड तो मैंने भी देखा था। मखमली इतना कि कोई बस लेट जाए ना तो नींद खुद ही आ जाए। तुम उस लल्लन की बात कर रहे हो ना? अरे उसने जो बेड अब लिया है ना, वो तो मैं 2 साल पहले ही ले चुका था। वो बेड लल्लन मेरे घर पर ही तो देख कर गया था और वो मेरी बराबरी करने के लिए ही उसने ये बेड अब जाकर खरीदा है। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा तुम्हारे घर पर, और लल्लन ने भी नहीं बताया कि उसने तुम्हारे घर पर देखा था। अब ये बात भी कोई बताने वाली है क्या? और तो और मैंने खुद ही मना किया था लल्लन को कि ऐसी छोटी छोटी बातें सबको बताने का कोई फायदा नहीं है। वैसे अगर तुम दोनों ने वो बेड मेरे घर पर नहीं देखा तो कल शाम को आकर खुद ही देख लेना, सब पता चल जाएगा तुम दोनों को। अच्छा, फिर तो कल हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। इसी तरह तीनों बात करके अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के तुरंत बाद सुधीर गांव के सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे पहले के पैसे तो दिए नहीं गए तुझसे और अब वापस यहाँ पैसे मांगने आ गया है। सेठ जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? और मैं आपके पैसे लेकर कहीं भाग थोड़ी न जाऊंगा। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं और मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, मैं वो पैसे लाकर आपको दे दूंगा। लेकिन पैसे लेकर तू तो रफू चक्कर ही हो जाता है, कहीं दिखाई ही नहीं देता। उसका क्या? अरे सेठ जी, आप भी ना चिंता बहुत करते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा, मेरा यकीन कीजिए। देखता हूँ मैं भी। अगर इस बार तू रफू चक्कर हुआ ना तो याद रखना, मुझे पैसे वसूलने भी आते हैं। जी सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सुधीर सेठ जी से पैसे लेकर घर आ जाता है। अब अगली शाम सुधीर के दोनों दोस्त घर आते हैं और उसका बेड देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो नया जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही आया हो। देखो, मैं अपनी चीज का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखता हूँ। क्यों, लग रहा है ना उस लल्लन के बेड से भी ज्यादा अच्छा? अरे हाँ, लग तो बहुत अच्छा रहा है। माधव बेड अच्छे से हाथ लगाकर निहारता हुआ जैसे ही बैठने जा रहा होता है कि तभी सुधीर उसे बोलता है, अरे अरे अरे, रुक जा माधव, इतना महंगा बेड है और तुझ जैसा गरीब इस पे बैठेगा? नहीं नहीं नहीं, चल तू हट यहाँ से। बड़ा आया मेरे बेड पर बैठने वाला। कुछ देर बाद सुधीर के दोनों दोस्त अपने घर चले जाते हैं और तभी सुधीर की माँ गंगा आती है। क्यों रे, वैसे तो घर पर देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं होते और यहाँ इतनी महंगी महंगी चीज कहाँ से ले रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? तेरे होते हुए हमें कितनी परेशानी हो रही है। माँ, आपको तो रोने की आदत हो गई है। जब देखो तब छोटी छोटी बातों पर रोती ही रहती हो। हाँ, तो इतना उधार क्यों लेता है? अगर किसी सही जगह पैसे लगा रहा हो तब तो उधार लेना समझ भी आता है, लेकिन तू करता क्या है? बस अपने दोस्तों को दिखाने के लिए महंगी महंगी चीजें ले लेता है। सुधीर अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन रमेश और सुधीर दोनों बैठे होते हैं। अरे वो गरीब माधव कहाँ पे है? उसके घर पर टीवी आया है ना, तो वो टीवी ही देख रहा है। क्या? उस गरीब के घर टीवी? इतने पैसे कहाँ से आ गए उसके पास? अरे नया नहीं, पुराना टीवी है। सुधीर को अपने गरीब दोस्त के घर टीवी की ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती। गांव में जिसको देखो वो बस मेरी ही बराबरी करने में लगा रहता है। वो माधव अपने घर टीवी लेकर आया है, अब वो गरीब 2 कौड़ी का आदमी मुझसे बराबरी करेगा? पुराना टीवी लाया है ना वो, अब मैं दिखाता हूँ उसे। सुधीर भी अपने घर में नया टीवी ले आता है। गांव के लोग अब सुधीर के घर के टीवी को देखने आते हैं
ये देखकर रमेश की पत्नी मालती कहती है, सुधीर भैया जैसा तो कोई है ही नहीं हमारे पूरे गांव में। ये कुछ भी लेने के लिए हम सब की तरह 4 बार सोचते नहीं हैं, सीधा ले आते हैं। और नहीं तो क्या भाभी, मुझे किसी चीज की कमी थोड़ी है। कमी तो इस माधव को है, तभी तो वो पुरानी और खराब टीवी घर लेकर आया है। हाँ ये तो है, देख रहा है ना माधव, तू पुरानी खर खर करने वाली टीवी लेकर आया था और यहाँ सुधीर बिल्कुल नई चकाचक टीवी लेकर आया है। ऐसी टीवी तो हमारे गांव में ही क्या बल्कि आसपास के किसी भी गांव में नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन दोनों में दिखा तो एक ही जैसा रहा है ना। और वैसे भी जितनी मेरी हैसियत है मैं उतना ही तो करूँगा ना, इसलिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से पुरानी टीवी लेकर आया। ओहो माधव, जब मुझसे बराबरी करने की तुम्हारी हैसियत ही नहीं है तो सोचते ही क्यों हो इतना। और हम दोनों की टीवी की तो तुम बराबरी करना ही मत। मेरी टीवी इतनी बड़ी है और तुम्हारी एक माचिस के डिब्बे जितनी छोटी सी है। जाओ अपनी छोटी सी खर-खर करने वाली टीवी देखो। सबके सामने सुधीर अपने दोस्त का मजाक बना के उसे नीचा दिखाता रहता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद माधव का जन्मदिन होता है तो वो अपने दोनों दोस्तों को घर बुलाता है। आज मेरा जन्मदिन है और मेरे तुम दोनों ही दोस्त हो, तो मैं तुम दोनों को आज अपने घर पर खाना खिलाना चाहता हूँ। क्या बात है माधव, तू गरीब हमें खाना खिलाना चाहता है, हमें दावत दे रहा है तू। वैसे तेरी दावत में होगा क्या क्या? वही दाल चावल और वही बचा हुआ कल का बासी खाना। अरे नहीं नहीं, बासी कुछ नहीं है, सब कुछ आज ही बना है। जितनी मेरी हैसियत है मैंने उसी के हिसाब से तैयारी की है। अरे तो किसने करने को बोला? रमेश, देख रहे हो ना तुम, ये गरीब हमें दावत देगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि कल मेरा जन्मदिन है और कल तुम मेरे घर आना, फिर देखना कि दावत क्या होती है। कल पूरा गांव आएगा। अरे भाई सुधीर, तुमने पहले बताया नहीं कि तुम्हारा कल ही जन्मदिन है। अरे मैं यही बताने के लिए तो आया था कि कल मेरा जन्मदिन है और पूरे गांव के लिए दावत है और तुम दोनों को भी आना है। वैसे माधव तो बिना बुलाए ही आ जाता है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ माधव, कल तुम मेरे घर की दावत में आना। सुधीर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और अगली शाम सुधीर अपने घर दावत रखता है, जहाँ गांव के सब लोग आते हैं और बड़े चाव से खाना खाते हैं। तू पागल हो गया है? आज कौन सा तेरा जन्मदिन है जो पूरे गांव को दावत पर बुला लिया? माँ, आपको हर जगह टोकना अच्छा लगता है क्या? अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मुझे अपनी मर्जी से कर लेने दो ना। बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? ये जो तू कर रहा है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है। अभी भी समय है, तू मेरी बात को समझ और अपनी गलतियों को ठीक कर। माँ, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। मेरी नजर में जो सही है मैं वो कर रहा हूँ। माधव खाना खाने बैठता है तो सुधीर उसे नीचा दिखाने लगता है। क्यों? अब समझ में आया कि नहीं कि दावत असल में होती क्या है? तुमने तो पहले कभी दावत देखी ही नहीं होगी, इसलिए तुम्हें पता भी नहीं होगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे रहने भी दो, अब झूठ मत बोलो। अच्छा सुनो माधव, तुम ना बचा हुआ खाना सारा अपने घर लेकर चले जाना। अब तो तू बहुत गरीब है ना, तेरे घर पे तो खाने तक के लिए होता नहीं, और मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ तो मैं तुझे परेशानी में कैसे देख सकता हूँ। अरे मजा आ गया सुधीर, तुमने तो वाकई में बहुत ही बढ़िया दावत दी है। पूरे गांव के लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था कि माधव जैसा गरीब मेरी बराबरी कर ही नहीं सकता है। सुधीर बस खुद को बड़ा और दूसरों को नीचा दिखाता रहता है। कुछ दिनों बाद सुधीर के घर उसका दोस्त रमेश आता है। अरे सुधीर भाई, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। मेरी मदद? अरे बताओ ना, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? अरे वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब अगर मैं किसी और से पैसे लूँगा तो उसे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारे पास तो किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं है,
तो किसी और से पैसे मांगने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊं। हाँ, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है। मैं तो पहले से ही कर्जे में हूँ। अब इससे क्या कहूँ? अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो उस माधव को मेरे ऊपर हंसने का एक और मौका मिल जाएगा। अरे सुधीर, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम मुझे कुछ पैसे दोगे ना? अरे भाई, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम अपने दोस्त के घर आए हो मुसीबत में उससे मदद मांगने। मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगा। तो इसका मतलब तुम मेरी मदद करोगे, मुझे पैसे दोगे? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल दूंगा, लेकिन आज नहीं दे पाऊंगा। मैं तुम्हें कल सुबह पैसे दे दूंगा। क्या? कल सुबह तक क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मुझे खुद दूसरों से पैसे लेने पड़ेंगे, तभी तो मैं इसे दे पाऊंगा ना। अरे क्या हुआ? अरे मैंने पैसे किसी को दिए हैं तो वो कल सुबह तक मुझे देगा, तो उसके बाद ही मैं तुम्हें दे पाऊंगा। सुधीर फिर से उधार पैसे ले लेता है और रमेश को दे देता है। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुधीर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी सेठ जी कई लोगों के साथ वहाँ जाते हैं और सुधीर को मारने लगते हैं। अरे अरे सेठ जी, आप इन्हें बोलिए ना रुकने को। ये लोग मुझे मार क्यों रहे हैं? सेठ के आदमी नहीं रुकते हैं। तभी सुधीर की माँ आ जाती है। अरे कौन हो आप लोग, और ऐसे मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? दूर हटो यहाँ से। अरे अम्मा जी, ये आपका बेटा हमारी दुकान से नई टीवी लेकर आया है। 3 महीने हो गए, ना अब तक 1 रुपए दिए हैं और ना ही अपनी शक्ल दिखाई है। टीवी लेते टाइम तो यही कहा था कि मैं 1 महीने में ही दे दूंगा। और इतना ही नहीं, ये मुझसे पूरे 1 लाख रुपए लेकर गया है और बाद में मुझे पता चला कि ये मुझसे पैसे लेकर गांव में दावत दे रहा है, नया बेड लेकर आ रहा है। इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसने तो मेरे पैसे खाकर डकार भी नहीं मारी। क्यों सुधीर, तुम कर्जा लेकर हमारे आगे ये दिखाते थे ना कि तुम कितने अमीर हो, और तुम माधव को कितना नीचा दिखाते थे। मैंने तुझे पहले भी कितनी बार समझाया है कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद को मुसीबत में मत डाल, लेकिन तू मेरी एक भी नहीं सुनता। अब देख क्या हो रहा है। हाँ, इसलिए ही कहती हूँ, जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। देख लिया ना, बड़े बोल बोलने का नतीजा। तुम मुझे नीचा दिखाते थे, घमंड करते थे, लेकिन आज पूरे गांव वालों को पता चल गया है तुम्हारे बारे में कि तुम कौन हो और अपनी पढ़ाई करने के लिए क्या क्या करते हो। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ टीवी उठा लो। हैसियत तो है नहीं, बड़े आए टीवी खरीदने वाले। निकालो इसका सारा सामान घर के बाहर, और अब से ये घर हमारा हुआ। बहुत दे दिए पैसे और बहुत दे दिया समय, और अब ना मैं और समय दे सकता हूँ और ना ही पैसे। सुधीर, जिसने अब तक बस बड़े ही बोल बोले और बस दिखावा ही किया, अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहा। उसकी वजह से उसके घर वाले बेघर हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि घमंड हमें बस बर्बाद ही करता है। बराबरी हमें बस खुद के साथ करनी चाहिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।